और उसने राज कराया पाकिस्तान के ऊपर। भाई आपको समझना पड़ेगा जो डॉक्टर तौफीक कह रहे हैं। डॉक्टर तौफीक यही बात आपसे कह रहे हैं कि यह पूरी लड़ाई मजहब की है जो कश्मीर में करना चाहा, राइट? पाकिस्तान ने, वो मजहब का मामला है, उसका कोई जियोपॉलिटिक्स से लेने देना नहीं। हम उसको बाद में इंटेलेक्चुअलाइज कर देते हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच में जो लड़ाई है वो रिलीजियस मामला है। मैं क्यों कह रहा हूं रिलीजियस मामला है? लेट मी प्रूव इट टू यू। आपने टू नेशन थ्योरी सुनी है? दो कौमी नजरिया, जिसके ऊपर पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान बना ही धर्म के नाम पे है। पाकिस्तानी खुद कबूल करते हैं, जाहिर सी बात है। पर जो पाकिस्तानी ये कहते हैं ना कि इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना है, नहीं, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे तो बना है, लेकिन पाकिस्तानी जिन्होंने बनाया पाकिस्तान को, शामिल जिन्ना, उन लोगों ने भारत की नफरत को भी एक बेस बनाया। पाकिस्तान को आबाद करने के लिए बोला कि एक से नफरत जरूरी है। इन्होंने नफरत के बीज बोए, इसीलिए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रखा है। यही काम हमास और हिजबुल्लाह कर रहे हैं, यही काम मिडिल ईस्ट में कंट्रीज कर रही हैं, सीरिया। आज आपको मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं दोस्तों, ये जो इजराइल के खिलाफ चल रहा है, ये एक किस्म का धार्मिक, इन द सेंस की रिलीजन, अगर हम रिलीजन को लें, धर्म को हम बोलें, ये एक किस्म का एक मजहबी लड़ाई है। आप ओस्लो अकॉर्ड्स की बात करना चाहे कर सकते हैं, आप पील कमीशन की बात करना चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है। आप 67, 73 की बात, 2005, आप ये सब बातें कर सकते हैं अगर आपको इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स में सुनने में अच्छा लगता हो। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दोस्तों, हमें बात समझनी पड़ेगी कि ये लड़ाई धर्म की है। ये जो खून खराबा यहूदियों के खिलाफ हो रहा है कल, और ये डॉक्टर तौफीक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर तौफीक ये कहता है कि कल अगर सारे यहूदी ये बोलें, सारे के सारे, इफ ऑल ज्यूज से दैट वी आर कन्वर्टिंग टू इस्लाम, ये मामला खत्म है यार। ये मामला ही इसलिए है कि इनको नहीं रहने देना। और आपको क्या लगता है, ये हमास और ये हिजबुल्लाह और ये पूरे ईरान, ये तब रुक जाएंगे? भगवान ना करे कभी एक दिन ऐसा हो, पर अगर माना कि पूरा इजराइल कन्वर्ट हो गया इस्लाम में, ठीक है, माना, फर्ज कीजिए, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, डू यू थिंक दिस गाइज विल स्टॉप? नो, देयर एम इज द एंटायर वर्ल्ड। मैं यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। कश्मीर की लड़ाई इन लोगों ने इसलिए करी है, ये हमारे हक नहीं मिले, हमारे ये नहीं मिले। इनके नाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैसे हैं यार? किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम में कश्मीर का नाम ही नहीं है। एक था JKLF, बेचारा, उसको मार मार के सुअर बना दिया ISI वालों ने, मार मार के सुअर बना दिया उनका। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, उन्होंने बोला अच्छा बेटा, ज्यादा तुम्हारे दिल में जम्मू और कश्मीर निकल रहा है, अभी बताते हैं हम तुम्हें। ठोक दिया सबको, चुप हो गए सब, चुप हो गए। फिर आए लश्कर तैयबा, फिर आया जैश ए मोहम्मद, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आया? ये एक वुमेन विंग था मिलिटेंट्स का, अभी तो उसका बेड़ा गर्क हो गया पूरा का पूरा, दुख्तरान मिल्लत। इन सब आप कभी सोचना, मैं चाहता हूं आप इंटरनेट पे जाएं और आप सोचें इसके ऊपर। ये बात मैं नहीं कह रहा, ठीक है। मैं कहूंगा फिर बोलेंगे यार मेजर आर्या तुम गलत बात कर रहे हो, तुम झगड़े की बात करो। मैं झगड़े की बात नहीं कर रहा। आप पहले ये जाओ इंटरनेट पे, मैं आपसे आज ये चैलेंज कर रहा हूं सबको, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप प्लीज जाओ इंटरनेट पे और देखो जैश ए मोहम्मद का मतलब क्या है, लश्कर तैयबा का मतलब क्या है, दुख्तरान मिल्लत का मतलब क्या है, आप अल-फरान है, आप पता लगाओ पहले इनका मतलब क्या है। 370, 35, ये सब कुछ नहीं है दिमाग में। पाकिस्तानियों के और आतंकवादियों के 370 हो या 371 हो, उनको 2 टके का फर्क नहीं पड़ रहा। फॉर देम इट इज गजवाए हिंद, फॉर देम इट इज क्रश द नॉन बिलीवर्स। जो इस्लाम को नहीं मानते उनको निपटा दो, दैट इज व्हाट इट इज। वो अपने मुंह से कह रहे हैं, वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि ये हम करना चाहते हैं। वो किताब लिख के तुम्हारे मुंह पे बता रहे हैं कि ये देखो, ये हमने किताब लिखी है, द कुरानिक वे ऑफ वॉर। इस तरीके से लड़ा जाता है दोस्तों। अब मैं आपको ये पढ़ाना, इस किताब में ना, जो जनरल जियाउल हक ने लिखा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब वो था, इस किताब का जो फॉरवर्ड लिखा है, मैं वो पढ़ना चाहता हूं। आप समझिएगा, आप थोड़ा समझिएगा, और मैं एडिटर साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका जो स्क्रीनशॉट है ना, वो पेस्ट करें यहां पे। I write these few lines to commend Brigadier Malik's book on the Quranic concept of war, to both soldier and civilian alike. Jihad fi sabilillah is not the exclusive domain of the professional soldier, nor is it restricted to the application of military force alone. This book brings out with simplicity, clarity, and precision the Quranic philosophy on the application of military force within the context of the totality that is jihad. The professional soldier in a Muslim army pursuing the goals of a Muslim state cannot become professional. आप सुनिए,
ये कह रहा है वो प्रोफेशनल हो ही नहीं सकता, और कैनॉट इसने बोल्ड में लिखा, जियाउल हक ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, कहता है कि ही कैनॉट बिकम प्रोफेशनल इफ इन ऑल हिज एक्टिविटीज ही डज नॉट टेक ऑन द कलर ऑफ अल्लाह. The non-military citizen of a Muslim state must likewise be aware of the kind of soldier that his country must produce and the only pattern of war that his country's armed forces must wage. I have read this book with great interest and believe that it has a useful contribution to make towards this understanding, and we jointly seek as citizens of an Islamic state, soldier or civilian. I pray and trust this book will be read by many and XYZ. ठीक है जी. बेसिकली वो कह रहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल मिलिट्री जो हमें बड़ा इंडिया में लगता है कि टू आर्मीज फाइटिंग, प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल, सोल्जर टू सोल्जर, एथिक्स, मोरालिटी, कुछ नहीं. आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तानी आर्मी जब हिंदुस्तानी फौजी वीरगति को प्राप्त हो जाता है और उनके हाथ में लग जाता है, उसके गर्दन क्यों काट देते हैं? डू यू नो व्हाई? यही हरकत टीटीपी इनके साथ करती है. आपको पता है ऐसा क्यों ये गर्दन काटते हैं? बिकॉज दे फील इट इज सैंक्शनड, ऐसा करना चाहिए. देयर इज, और हम यहां पे, ठीक है, हम जो कर रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं, हम यहां पे मरे हुए पाकिस्तानी सोल्जर्स को कारगिल में दफना रहे हैं दोस्तों. ठीक है, हम उनको दफना रहे हैं, हम उनको इज्जत दे रहे हैं, बिकॉज वी आर अ प्रोफेशनल आर्मी. ये जियाउल हक कहता है यू आर नॉट अ प्रोफेशनल आर्मी यार, यू आर अ जिहादी आर्मी. वो खुद उनका आर्मी चीफ कह रहा है. लेकिन हम लोग, हमारा पैटर्न ही अलग है. हम लोग हर चीज को, वो बंदा कह रहा है भाई मैं तुम्हें काटने आ रहा हूं, मैं जिहाद करने आ रहा हूं, हम कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, हम दोनों सेक्युलर हैं, हम दोनों बात करेंगे. भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है यार? एक कह रहा है मैं क्रिकेट खेलूंगा, दूसरा कह रहा है मैं वॉलीबॉल खेलूंगा. ऐसा थोड़ा ना होता है. आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका दुश्मन है वो क्या कह रहा है आपसे. आखिरी ये दोस्तों कि नवाज शरीफ वापस आ गए और नवाज शरीफ ने बड़ी तड़कती भड़कती तकरीर कर दी मीनार पाकिस्तान के सामने. बोला कि साहब भारत के साथ हमारे अच्छे संबंध होने चाहिए, और यह भी बोला है नवाज शरीफ ने कि कश्मीर का मसला हम लोग आपस में हल कर लेंगे. कश्मीर का कोई मसला है ही नहीं नवाज शरीफ, ये तुम्हें गलतफहमी है और तुम्हारे 25 करोड़ जाहिलों को गलतफहमी है. कश्मीर का कोई मसला नहीं है. सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि कश्मीर जो है वो हमारा है. तुम जितनी जल्दी वो हमें दे दो उतनी जल्दी तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा. यू आर प्रोलॉन्गिंग योर ओन पेन. ठीक है, और ये तुम्हें दर्द होता रहेगा जब तक तुम लोग इंसान के बच्चे नहीं बनते. फिर नवाज शरीफ ये कहता है वी वांट एन इंडिपेंडेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव फॉरेन पॉलिसी, यानी कि हमें आजादी के साथ फॉरेन पॉलिसी अपनी चलाने का होना चाहिए. हमारे पास वो सलाहियत होनी चाहिए. हमारी फॉरेन पॉलिसी आजाद होनी चाहिए. विदेश नीति हमारी कैसे हो सकती है यार? दुनिया भर से तुम पैसे मांगते हो. तुम अगर चाहते हो, अगर तुम बिलीव करते हो, अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं. नवाज शरीफ से बोलना तूने इतना बड़ा डायलॉग मारा है, ठीक है, और दुनिया भर में इस्लाम इस्लाम मुसलमान करते फिरते हो पाकिस्तानी हो. 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाला है चाइना ने. बोल दो जरा चाइना को, बोल दो एक बार चाइना को. प्राइवेटली बोल दो, पब्लिकली मत बोलो, प्राइवेटली बोल दो यार हमें बड़ी फिक्र हो रही है, हमारे 15 लाख मुसलमान भाइयों को तुमने चाइना में जेल में डाल रखा. 4 चप्पल मारेगा, 4 चप्पल मारेगा और कपड़े और उतरवा लेगा चाइना तुमसे. और चाइना ये कहेगा कि बेटा पैसे देते हैं हम तुम्हें, ठीक है, औकात में रहो अपनी. ये जो अरबों अरबों डॉलर की तुम अपनी जायदाद खरीदते हो ना, ये अपनी जमीर को बेच के और अपने मुल्क को बेच के एवन फील्ड में तुमने अपार्टमेंट्स लिए हैं. ये ऐसे नहीं आए मुफ्त में कि तुम सोच रहे हो ऐसे ही आ गए फ्री में. ना ना ना, नॉट एट ऑल. आपने अपना जमीर बेचा पर्सनल, फिर आपने अपने मुल्क को बेचा, आपने अपनी मुल्क की इज्जत बेची. जब आपने पूरी मुल्क की इज्जत बेची तब चीन ने आपको पैसे दिए. जब चीन ने आपको पैसे दिए तो फिर आप आजाद कैसे हो सकते हैं यार? आपने तो पैसे पकड़ रखे हैं चाइना से. आजाद फॉरेन पॉलिसी चाहिए इसको. अच्छा जी, ठीक है जी. और फिर ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनके बीच में बंटवारा नहीं होता, ये एक बीच में इकोनॉमिक कॉरिडोर होती पासिंग थ्रू इंडिया. दोनों मुल्कों के बीच में, यानी कि ये बांग्लादेश है, ये पाकिस्तान है, दोनों के बीच में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर होती. कैसे होती भाई? कैसे होती इकोनॉमिक कॉरिडोर? और क्यों होती इकोनॉमिक? तुम बनाते क्या हो? बांग्लादेश तो फिर भी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम से उभर रहा है बांग्लादेश. तुम बनाते क्या हो? तुम जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं, तुम लोग कबाब के अलावा, बिरयानी के अलावा बनाते क्या? तुम्हें आता क्या बनाना? तुम ये बता दो कि हम दुनिया को दे. तो सिर्फ खाने पीने की चीजों के अलावा और टेररिस्ट के अलावा तुम कुछ जानते नहीं बनाना. और बेवकूफ बनाना, हाँ बेवकूफ बनाना जानते हो तुम लोगों को. इसके अलावा तुम क्या चाहते हो यार? और क्या जानते हो तुम लोग? इतनी बड़ी बड़ी बातें. अगर दोनों मुल्क एक होते तो बीच में कॉरिडोर होता. भारत ने, मैं दोस्तों आपको बताता हूं क्यों. भारत ने इनसे बोला, पाकिस्तान से, और कई सालों से बोला कि यार ऐसा है कि हम अगर आपके मुल्क के बीच में से राहदारी आप हमें दे दो तो हम ईरान पहुंच जाएंगे, सेंट्रल एशिया, तो हमारा ट्रेड हो जाएगा, आपको भी फायदा हो जाएगा. एक कॉरिडोर हम बना, खुद अपने पैसे से बना लेंगे या खुद आपकी सड़कें इस्तेमाल करेंगे, आप सिर्फ राहदारी दे दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा. आप भी पैसे कमाओ, हम भी पैसे कमाते हैं, काम कर लेते हैं जो हमारा काम है. नहीं, ऐसा हो कैसे सकता है कि भारत को फायदा हो जाए?
ये टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी दिमाग है। ऐसा हो कैसे सकता है कि भारत को फायदा हो जाए, ऐसा हो कैसे सकता है कि भारत का मुनाफा हो जाए। ठीक है, भारत ने बोला ठीक है भाई, तुम नहीं मानते, ईरान में $3 अरब डाले, चाबार पोर्ट बना लिया। अब पाकिस्तानी कहते हैं कि यार ट्रेड के बारे में बात कर लें। क्यों बात करें भाई तुमसे, क्यों बात करें तुमसे? कल तो तुम बड़े चौधरी बन रहे थे, बड़े उछल रहे थे, अब नहीं चाहिए पाकिस्तान यार, नहीं चाहिए, भागो यहां से, नहीं चाहिए। हमने अपना रास्ता खुद ढूंढ लिया। जब पहले तुमसे रिक्वेस्ट करा और रिक्वेस्टिंग मोड पे गए कि बॉस प्लीज अलाउ अस यार, भाई साहब थोड़ा सा तो यार देख लो यार, बगल में है अफगानिस्तान, तुम्हारा भी फायदा। नहीं नहीं नहीं, हम तो पाकिस्तानी तो सानू पाकिस्तानी है, हम ऐसा नहीं करेंगे तो वैसा नहीं करेंगे। फिर इंडिया ने बोला ठीक है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इंडिया ने उठाई चप्पल, मारा 3 और ईरान गया। ईरान से बोला लो भैया पैसे पकड़ो, हम बना रहे हैं चावा। ईरान ने बोला वल्ला अभी भी तुम आती बनाती, हमारे बनाए। अब पाकिस्तान कह रहा है यार ये तो चाबार पोर्ट बना दिया, ऑफकोर्स बना दिया, रेलवे लाइन बना दी, और ये जाएगी पूरा इसके थ्रू पूरा टिकाते हुए ही यूरोप जाएगी, वेस्टर्न यूरोप। अब तुम क्या कर लोगे ये बताओ? तुम्हारा जो भी ज्योग्राफिकल या स्ट्रेटेजिक तुम्हारी जो लोकेशन थी जिसका तुम अभी तक खा रहे थे ना, वो इंडिया ने 0 कर दी, और 5 साल के अंदर ये नेगेटिव में चली जाएगी। आज मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं अपने प्रोग्राम पे, तुम देख लेना। बहुत उछलते हो ना कि हम ये हैं, हम वो हैं, ये धड़ है, ये जो ओरिया मकबूल जान बोलता है टीवी पे कि चाइना सर है और पाकिस्तान गला है और दुनिया धड़ है। जब कटता है ना बेटा तो सबसे पहले गला कटता है। अच्छा दोस्तों, अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। दोस्तों पहला सवाल एवियाना जियो, सर पाकिस्तानी लोगों से क्या उनका न्यूक्लियर स्टेटस पर कुछ कार्रवाई हो सकती है? नहीं देखिए, पाकिस्तान की खुद की औकात नहीं है अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोटेक्ट करने की। ये सारा का सारा चाइनीज आशीर्वाद के अंडर हो रहा है। पाकिस्तान तो ढंग से गेहूं नहीं उगा सकते यार। पाकिस्तान जिसमें 70% लोग ये कहते हैं कि हम किसान हैं, हम लोग फार्मर्स हैं, वो अपने लिए खाना पैदा नहीं कर सकते। आपको ये कैसे गलतफहमी हो गई कि पाकिस्तान अपने एसेट्स को लोग, ये सारा का सारा चाइनीज मामला है जो पाकिस्तान में चल रहा है, बस दैट्स इट। कार्रवाई इन पे क्या, चाइना का प्रोटेक्शन है इनको। कल चाइना का प्रोटेक्शन हट जाए तो इनसे तो ऐसा छीन लेंगे जैसे बच्चे के हाथ से चुनचुना। इनकी खुद की औकात नहीं है पाकिस्तानियों की, इनकी किसी चीज की खुद की औकात नहीं है। बिना मांगे, बिना किसी से कुछ लिए, दे कांट डू एनीथिंग। आप एक ब्रांड बता दो पाकिस्तानी जो वर्ल्ड फेमस है, एक ब्रांड नहीं आता इनको। मैं लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे कोट अनकोट ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा, मैं कपड़े का ब्रांड या कोई टेक्नोलॉजी का ब्रांड नहीं है इनका, इनके बस का नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। टिक्के बना लिए, बिरयानी बना ली, निहारी बना, ये इससे ज्यादा इनके बस का नहीं है। पाकिस्तान दे वेरी लो IQ जनरली, कुछ हैं इंटेलिजेंट हैं, पाकिस्तान में भी जीनियसेस हैं कुछ बड़े बड़े, मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि पूरी कौम एक जैसी नहीं होती, मिक्स एंड मैच होता है। अच्छे बुरे लोग यहाँ पे भी हैं, वहाँ पे भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो एवरेज IQ है पाकिस्तान का दोस्तों बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब वहाँ के लोगों को एक समझ, एक अंडरस्टैंडिंग, एक एजुकेशन, दैट इज वेरी पता, द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज वेरी लो एक्चुअली, तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। ये है SBUC8PH, पासवर्ड भेज दिया भाई ने सीधा, अपना नाम नहीं बताया, सीधा गूगल का पासवर्ड भेजा है, SB-UC8PH। Why did India send aid to Palestine? As if a government of the country they stand with Israel, then how are they aiding Palestinian now? अच्छा, देखिए ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है। जब इंडिया ने पहले बोला था ना वी स्टैंड विद इजराइल, तो उस ट्वीट में मोदी जी की उन्होंने ये बोला था जो आपके ऊपर टेरर अटैक्स हुए हैं। जब किसी के घर में कुछ बुरा होता है आप उसको क्या बोलते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप चिंता मत करिए, यही तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे वरना, हम आपके साथ नहीं खड़े हैं। इंडिया की पॉलिसी हर समय ये रही है कि इंडिया के लोग, जब मोदी जी इजराइल गए थे तो मोदी जी पैलेस्टीन भी जा चुके हैं, तो इंडिया ने कोई फर्क नहीं करा। बट हाँ, मेरा ये मानना है एज अ इन माई ओन कैपेसिटी, मेरा ये मानना है कि वी शुड गेट रिड ऑफ दिस पैलेस्टीन फैसिनेशन। और मैं जानता हूं ये क्यों करा था। ये पैलेस्टीन का मामला, ये भी कम्युनल एंगल है इसमें, वरना पैलेस्टीन की 2 कड़ी को बात नहीं, पैलेस्टीन कुछ नहीं बनाता, स्वेटर तक नहीं बनाते पैलेस्टीनियों, आती नहीं स्वेटर बनाने उनको, ठीक है। और हमने ये बोला क्योंकि उस समय पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में इसका बड़ा प्रेशर था, पैलेस्टीन 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 का, और यहां पे मुस्लिम लीडर्स इंडिया में वो भी पैलेस्टीन पैलेस्टीन कर रहे थे। तो एज यूजुअल हमारे नेताओं को लगा कि अगर हम पैलेस्टीन की बात करेंगे तो हमें वोट मिल जाएंगे, बस ये तुष्टीकरण की राजनीति है। वरना मैं बता रहा हूं, हिंदुस्तानी मुसलमान यहां पे खुश है, यहां पे आबाद है, ठीक है, उसके बाप दादा यहीं पे जमीन में ही गड़े हुए हैं, मरने के बाद वो यहीं का रहने वाला है। मैं इंडियन मुसलमानों की बात कर रहा हूं, उसका क्या लेना देना पैलेस्टीन से,
पैलेस्टीन जीते हैं मरते हैं, हमें क्या लेना देना, ठीक है। हम सपोर्ट उसका करेंगे जिससे हमारे देश का बेनिफिट होगा, ना कि धर्म के बेस पे। देश के बेस पे सपोर्ट होना चाहिए, धर्म के बेस पे नहीं। क्योंकि अगर धर्म के बेस पे ना सब सपोर्ट करने लगे एक दूसरे को दुनिया में, तो दोस्तों बहुत, मैं बता रहा हूं, बहुत मारकुटाई होगी। फिर तो बहुत मारकुटाई, फिर सारे के सारे ईसाई देश एक साथ हो जाएंगे। वो तो ज्यादा हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन से ज्यादा क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। कल सारे ईसाई एक साथ एकजुट हो जाएंगे, बोलेंगे आओ हम मिलके। सारे न्यूक्लियर पावर ईसाई हैं, सारे वर्ल्ड बैंक उनके कंट्रोल में है, सारे बैंक्स उनके कंट्रोल में, सारे डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशन उनके कंट्रोल में। बाकी दुनिया के कंट्रोल में है क्या? सारे के सारे ईसाइयों के कंट्रोल में है। और ईसाई छितरे बितरे हैं, क्योंकि ईसाइयों का ये नहीं है कि तू मेरा भाई, वो मेरिट पे देखते हैं। तो जो ईसाइयों का मामला है ना दोस्तों, ईसाइयों का मामला मेरिट वाला है। इसीलिए आप देखना कि हर चीज में, साइंस में तरक्की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक प्रैक्टिकल थिंकिंग है, उनकी एक साइंटिफिक टेम्पर है उनका। मुस्लिम वर्ल्ड में ये नहीं है। मुस्लिम वर्ल्ड में एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन रिलीजन एंड इमोशन। तो यहां पे फिर वो साइंटिफिक टेम्परमेंट कम डेवलप हुआ है। तो अगर क्रिश्चियन वर्ल्ड यूनाइट होता है, इससे बहुत गदर मचेगा, क्योंकि फिर वो दो है ना, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस वाला मामला, फिर वो बात सामने आ जाती है। सो इट्स नॉट अ गुड साइन। तो दोस्तों यहीं पे हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। खासतौर से वो दोस्त जो हमारा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, बेल आइकन नहीं दबाते, आखिर क्यों? बेल आइकन दबाइए, हमें प्रोत्साहित कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।